जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आवास और शहरी विकास मुद्दों पर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एसकेआईसीसी में एक बैठक की गई आयोजित और कई अधिकारी रहे मौजूद। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। बताया कुंजवानी से नरवाल तक बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पर दीवारों की जगह बनेंगे पिल्लर। नीति आयोग ने बारामूला में संपूर्णता अभियान की शुरुआत और जिला विकास आयुक्त मिंगा शेरपा सहित कई अधिकारी रहे उपस्थित। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची दिल्ली और खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। आवास और शहरी विकास मुद्दों पर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एसकेआईसीसी में एक बैठक का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नगर योजनाकारों और विशेषज्ञों से लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले टिकाऊ और सुरक्षित शहर बनाने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा, मौसम की चरम घटनाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न को देखते हुए भविष्य के शहर के लिए लचीली शहरी योजना का ध्यान देना अनिवार्य है। 1936 के बाद पहली बार 2024 में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के तीसरे सप्ताह में देश भर से मौसम विभाग के अलग अलग स्टेशन पहले हीट वेव और फिर रिकॉर्ड बारिश की सूचना दे रहे। कई शहरों में पूरे साल की बारिश का औसत सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात इस प्रकार अनेक शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबिलिटी पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसने हमारे टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और अर्बन डिजाइनर्स के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया। क्या हमारे शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार है? क्या हमारे शहर फ्यूचर रेडी है? क्या हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलिएंट है? क्या हमारे टाउन प्लानर्स और इंजीनियर्स जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों के पास अर्बन प्लानर्स, एक्सपर्ट, डिजाइनर्स की कुशल प्रोफेशनल टीम है जिसके जरिए हम फ्यूचर रेडी सिटीज का निर्माण कर पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हैं। इस स्थिति में मैं समझता हूं कि पहली बार पॉलिसी मेकर्स की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। पॉलिसी मेकर्स तथा स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हुआ है कि अर्बन प्लानर्स समाज की समृद्धि और भारत की प्रगति के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं और उनका संबंध मात्र बिल्डिंग अपेक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठा है और यह बिना अर्बन रिफॉर्म के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं केशव वर्मा जी के रिकमेंडेशन से सहमत हूँ कि सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट टाउन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करना होगा। एक्सपर्ट्स तथा टेक्नोक्रेट नियुक्त करने होंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट और रेगुलेशंस में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट लीडरशिप, सिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए वैकल्पिक इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे तथा स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया जा सकता है जो अर्बनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर सकते। मैंने हाई लेवल कमेटी की जो 2023 की पहली रिपोर्ट है उसको इंडिया को देखने की कोशिश की। कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग रिवर फ्रंट इन इंडियन सिटीज तथा शहरों में इकोनॉमिक पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए उन्होंने जिन
उसे शहरों को इंटरनेट बनाने की दिशा में मैं बड़ा कदम मानता हूँ, या कहूँ कि पहला कदम मानता हूँ। एक लंबी यात्रा है जिसमें पॉलिसी रिफॉर्म के साथ साथ पूरे अर्बन प्लानिंग और सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमें रीओरिएंट करना होगा और क्रांतिकारी निर्णय भी कुछ करने होंगे। सामान्य तौर पर जब पॉलिसी मेकर्स किसी विषय पर नई नीतियों का निर्माण करके बैठते हैं तो उनके सामने लाखों फीडबैक, रिकमेंडेशन, रिसर्च ये होता है। ये बड़ा जरूरी है कि वर्मा जी की अध्यक्षता में मुंबई के टाउन प्लानर श्री शंकर देश पांडे ने किसी कार्यक्रम में बात सुनाई। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि कुंजवानी से नरवाल तक बनाए जाने वाले एक्सप्रेस वे को लेकर लोगों में कुछ समस्याएं हो गई थी और उन्होंने इसके प्रति रोष भी व्यक्त किया था, लेकिन अब सबकी रजामंदी से यहां पर पिल्लर बनाए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को और दुकानदारों को कोई परेशानी न हो। ये जो कुंजवानी से नरवाल तक का एक्सप्रेस वे का जो कार्य चल रहा है, शुरू में तो सबकी सोच थी कि ये एक अच्छा एक्सप्रेस वे बन रहा है और फ्लाईओवर्स यहाँ पर होगा, लोगों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग आने के बाद यहाँ पर जैसे कि विक्रम जी ने बताया, वो आरी ब्लाइंड बॉल जो है वो वहाँ पर प्रारंभ कर दी गई और लोगों में स्वाभाविक था कि एक रोष जो था वो व्याप्त होने लगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये जानकारियां लोगों तक पहुंची और ये एक आंदोलन की शेप में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बाल ना हो, ये दीवार ना हो, इसकी जगह पर पिलर्स हों और रोड फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे प्रभारी तरुण चुग जी ने हस्तक्षेप करते हुए और एक टीम जो है वो दिल्ली में भेजी। हमारी बात नितिन गडकरी जी से हुई, वो सहमत हुए इस बात को लेकर। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि शहर के बीचों बीच जो है वो एक दीवार दे दी जाए और शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने वर्बली जो आदेश थे वो डिपार्टमेंट को दिए कि भाई इस पर विचार करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो था वो अपना कार्य करता रहा और उसके बाद आपने देखा कि एक हमारा डेलीगेशन जहाँ से कश्मीर भी गया, वहाँ पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगत भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है NHA वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आज नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया 3 महीने का संपूर्ण अभियान बारामूला जिले में भारी सार्वजनिक उत्साह और उमंग के बीच शुरू हुआ। मुख्य कार्यक्रम डाक बंगला बारामूला में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त मिंगा शेरपा ने की और इसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सैयद कमर सज्जाद, मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, नीति आयोग, जम्मू कश्मीर, शिक्षा और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। गुड मॉर्निंग, ये ICDS का है ना? जी सर। जो नेक्स्ट सेक्शन में दसको मालूम है इसमें कुछ ब्रांडिंग है तो इनकी कोई अच्छी पैकेजिंग
पूरा इसको इम्प्रूव करना ये मैंने देखा उनके पास ये CIA ने अभियान का लॉन्च था, तो आज हमारे डाक बंगले में इसके एक बड़ा सा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें हमने एक संपूर्णता मेला भी किया। जो हमारा संपूर्णता मेला है, जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला और एस्पिरेशनल ब्लॉक सिंहपुरा के अंदर 12 इंडिकेटर्स 6 ब्लॉक के 6 डिस्ट्रिक्ट के नीति आयोग का टारगेट है कि अगले 3 महीनों में इन इंडिकेटर्स को सैचुरेट करना, दैट इज 100% कंप्लीशन करना। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि इन 12 में से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिसमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट ने सैचुरेशन कर ली है। तो हम यही होप और आशा करते हैं कि अगले आने वाले 3 महीनों में जिन इंडिकेटर्स में हमारे 100% सैचुरेशन नहीं है, हम कोशिश करेंगे और मुझे पता है कि हम सक्सेसफुल होंगे, इन टारगेट्स में भी हम 100% सैचुरेशन कर पाए। ये प्रोग्राम है 3 महीने का है। आज इस प्रोग्राम का लॉन्च था। अभी आने वाले हफ्तों में इसमें हम और प्रोग्राम करेंगे। हम ब्लॉक सिंहपुरा में ही प्रोग्राम करेंगे और इसके अलावा कई सारे अदर आईसी एक्टिविटीज करेंगे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, सो दैट कि हमारे जो पीपल है, जनता है, आवाम है, वो अवेयर हो जाए इस प्रोग्राम के बारे में और इसमें पार्टिसिपेट करें। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और वहीं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब नई दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और यहां पर प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के विजय जुलूस के लिए उपयोग की जाने वाली बस मेरीन ड्राइव पर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया दिल्ली में मुंबई के लिए जल्द ही रवाना होगी, जहां मेरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक एक विजय जुलूस आयोजित किया जाएगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए इस विजय जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड द्वारा आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने युवाओं को पत्थरबाज करार दिया था, लेकिन हम उन्हें मुख्यधारा में मंच दे रहे हैं और आज वे युवा जेडीयू में शामिल हुए। शाहीन ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी शासन के दौरान इन युवाओं का शोषण किया गया था और उनसे करोड़ों रुपए जमा किए गए थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। कई राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों ने करोड़ों रुपए लिए और इस जमा राशि के जरिए साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस मौके पर जीएम शाहीन ने इन सभी मामलों की जांच की मांग की। और ये जो गंदे लोग है, और आज की जो बैठक है वो यही है कि आप देख रहे हैं कि ये वो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, जिनको एक ज़माने में यहाँ की लोकल सरकारों ने पत्थरबाजों के ठप्पे लगाए थे और जिनके पीछे एफआईआर लगाए हैं, और जिस पर हम लोगों की कोशिश है कि देश के गृह मंत्री से हमारी बात हुई है। हमने दिल्ली में रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी अपना प्रपोजल रखा है, और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारी दिल्ली में थी पीछे, वहाँ पर भी हमने ये बात रखी
जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजों को इन्होंने एक दबा लगा दिया, जिनके पासपोर्ट बंद है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, हमारी कोशिश है कि सरकार इनके केसों को रिवोक करे और अदालतों के चक्कर इनको न लगाने पड़े। अदालतों के ऊपर भी बोझ बना दिया है पीछे वाली गवर्नमेंटों ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो थी, आपको बता दूं कि जैसे उन दिनों ग्रेडिंग हुआ करती थी, खासकर शहरी खास के जो थाने थे, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट्स, बिकॉज लोकल सरकार पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ग्रेडिंग स्टार्ट किया था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी। ए मतलब लाख, 2 लाख, बी का मतलब 50,000, सी का 20,000, डी का जो ही वटिया सो ही खटिया। दिस वाज ए प्योर बिजनेस। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वही जवान है जो कौमी लोलंगर में आ जा रहे हैं, जो देश की शान आन बान को आगे लेने के लिए तैयार है। आप कैसे मान सकते हो कि ये नौजवान पत्थरबाज हो सकते थे, लेकिन आपने गलत गाइड किया बच्चों को। उसके बाद आपने इनके ऊपर एफआईआर लगवा दिए, आपने उनसे पैसे कलेक्ट करवाए, आपने घर बनाए, मिनिस्टर पुराने मिनिस्टरों ने बंगले बनाए, पुलिस अफसरों ने जो यहाँ पर उन दिनों के एसएचओज, डीएसपीज थे, उनके बंगले अगर आप देखोगे। और हम चाहेंगे कि ये सरकार, जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो ईडी है, सीबीआई है, जो हमारे पास जो यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस तो हर स्टेट का अंडर रहता है, इस वक्त तो नहीं है, और क्राइम ब्रांच, जितनी भी एजेंसियाँ है वो सब इंक्वायरी करे और ये पता करे कि उनके पास जो दौलत आई है वो कहाँ से आई है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी दायरे में लाके उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो। जिस तरह इन मासूम बच्चों को इन्होंने परेशान किया, उसी तरह उनके ऊपर एफआईआर लगे और कानून उनको सजा दे कि ये जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है। हमने देखे हैं कि रात को एक मिनिस्टर जो है, एमएलए जो है, कमीज पैजामे में ओथ उठाता है और नेक्स्ट डे इंदिरा नगर और शिवपुरा जैसे इलाके में या हुमामा एयरपोर्ट जैसे इलाके में करोड़ों की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं अपनी सरकार से, एनडीए गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इंक्वायरी बिठाया जाए और ये पता किया जाए कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी जो है, और जब तक हमारा एक एक खून का कतरा जिस्म में है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो नाइंसाफी यहाँ के यूथ के साथ की गई है, मेरी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऑलरेडी हम लोग मीटिंग्स में बोल चुके हैं और एक मेमोरेंडम भी देने वाले हैं आने वाले दिनों में कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया साहब। जब एनडीए सरकार बनी, ओथ सेरेमनी से एक दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा मंशूर क्या रहेगा, जिसमें हमने बिहार में स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर में एफआईआर्स को वापस करना, बाहर के जेलों में जो लोग हैं उनको वापस लाना, ये मैंने मंशूर रखा था सरकार के सामने दिल्ली में। बिफोर ओथ सेरेमनी मैंने एक दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ओथ सेरेमनी हुई, 9 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। अगर आपको रिकॉर्डिंग मेरी मिलती है कहीं से, उसमें चेक करिए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने कौन से पॉइंट्स, और मेरे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर अयूब जो मेरे साथ थे, इनसे आप पूछ सकते हो कि मेरे कौन से पॉइंट्स जम्मू कश्मीर को लेकर, और यहाँ तक कि मैंने नीतीश जी को जुलाई में कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है और अगस्त, फर्स्ट वीक अगस्त तक ऑलमोस्ट। और अभी जो मैं पटना जा रहा हूँ वापस, और उसके बाद जो मेरा 10 या 11 को होम मिनिस्टर से मीटिंग मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर। और मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, टूटा सा घर है, गाड़ी किराए पे है और ये कमीज पैजामा, कुछ है ही नहीं। तो मेरा पर्सनल क्या है, जो है वो है आप लोगों का। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक कल शुरू हुई थी और आज दूसरे दिन भी जारी रही। नवाई सुबह स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।
जम्मू विश्वविद्यालय में आज विद्यांजलि नामक एक पोर्टल पर चर्चा हेतु विद्यांजलि डॉक्यूमेंट्री और पैनल चर्चा के विमोचन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय और विभाग की एचओडी रेणु नंदा सहित विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया और इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकुमार ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 7 जुलाई को देश भर में रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसी संदर्भ में जम्मू के एमए स्टेडियम के निकास द्वार से रथ यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरेगी। इस मौके पर उन्होंने सभी से इस रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। पूरे भारतवर्ष में निकलेगी, पूरे भारत में, पूरे विश्व में निकलेगी। जहाँ जहाँ भी लोग हैं, जगन्नाथ जी बड़ी कृपा करते हैं और 1 बजे निकलेगी जहाँ से, और जहाँ से स्टेडियम से होते हुए जो हमारा 5 मुखी हनुमान मंदिर है वहाँ से होते हुए बख्शीनगर, केनाल रोड और कमला पैलेस से होते हुए काली माता मंदिर के हुए शक्ति नगर से होते हुए तालाब सुल्लो से आगे विकास लैंड आगे और नहर पे आगे समाप्त होगी। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। मैं जम्मू वासियों के आगे भी यही प्रार्थना है कि स्वयं जगन्नाथ जी आए हैं, जगन्नाथ जी के यहाँ पंडे भी आए हैं और वहाँ छोड़ के यहाँ आए हैं देखने के लिए वो कौन सा धर्म स्थान है कि हमारे यहाँ तो 1 बार निकलती है, यहाँ 4-4 बार निकलती है। जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न क्यों? ये देवभूमि है, जम्मू कश्मीरी जो भूमि है देवभूमि है, जहाँ सारे देवी देवता और स्वयं भगवान आए। जो आप जमवंत गुफा देवते हो, भगवान का जमवंत के साथ यहाँ युद्ध हुआ, भगवान ने मणि ली और जमवंती भी यहीं से दी थी। शंकर जी की शादी भी मानतलाई में हुई और सारे देवी देवताओं ने हीरे जवाहरात बरसाए थे। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी इसके साथ सारे देवी देवता चलेंगे, सारे ऋषि मुनि चलेंगे। हमें देखने की आंखें चाहिए, तो इसीलिए रथ यात्रा में पूरा परिवार साथ निकलें, एक दूसरे को साथ लेके आए, खुद भी पुण्य का भागी बने और दूसरों को भी बनाएं। देखिए शांति का एक ही मार्ग है, ईश्वर का नाम। जितने कदम आप साथ चलोगे इतने ही जन्म भगवान आपके साथ चलेंगे। जैसे हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, अपने आप ही उसका जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो अकाउंट में आ जाता है। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी आप उनके साथ चलोगे और भगवान आपके साथ चलेंगे। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसकी प्राप्ति जो है उस बच्चे को ही मिलती है। तो इसलिए जगन्नाथ जी 7 तारीख को संडे वाले दिन 1 बजे धूमधाम से रथ यात्रा में चलें, यात्रा की शोभा बढ़ाएं, भगवान को प्रसन्न करें, अपने परिवार को खुशियां लाएं और दूसरों को भी ये प्रयास करें कि आप भी रथ यात्रा में चलें। और यात्रा में चलेंगे तो भगवान की आपको अनुभव होगा। तहसीलदार सुरनकोट की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें शिया समुदाय के प्रमुख नागरिकों और सुरनकोट डिवीजन के अन्य मौलानाओं ने भाग लिया। सुरनकोट शहर के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और तहसीलदार सुरनकोट को मुहर्रम से संबंधित सभी विभागों को सक्रिय रहने और सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। साल से यहाँ जो निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले है 2 तारीख को होगा और पूरी डिस्ट्रिक्ट की जितनी अनजाने नहीं जितने लोग हैं। और फिर इस जुलूस में
किसी मसलन या किसी सिलसिले का सिस्टम नहीं होगा और इंसान से को अपना नस्ल लेना सकता है। तो मेरा बढ़ापा वो आपने बता देना वो मल्टी से पूरा कर सकेगा। अब आपकी तरफ से जो है सात ऑपरेशन उसके लिए एक बात जरूर यहाँ हम लोग 10 दिन के लिए हम कहें कि हमारी बिजली नहीं, हमारी पानी नहीं, हमारी सड़कें नहीं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनंतनाग की तरफ से आज फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 18 स्कूली टीमों ने भाग लिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य सज्जाद अहमद और नजर अहमद मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उन्हें नशे से दूर रहने और उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में भी सचेत किया। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज की दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सरकार के इस फैसले को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है। वहीं पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता की कमर महंगाई से टूटती जा रही है। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन बंद करने की भी निंदा की। कांग्रेस सचिव संजीव शर्मा पांडे ने टूर्नामेंट में आपका भी खुशामदीद वेलकम करता हूं। फुटबॉल टूर्नामेंट इंटर स्कूल जो हमारे जोन अनंतनाग ने ऑर्गेनाइज किया है, जो यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। एक्टिविटी कैलेंडर के ही मुताबिक हमने भी जो जोन का टूर्नामेंट फुटबॉल के लिए आज इनके लिए योगदान कीजिए और अपने स्टेट को आगे बढ़ाने में योगदान प्रोवाइड कीजिए। देखिए, जो आज का शेड्यूल है, आज अंडर 17 एज ग्रुप बॉयज़ का जहां फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जोन अनंतनाग की तरफ से कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें जो आज शिरकत हो रही है टीमों की वो है 18 टीम्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं अंडर एज ग्रुप ऑफ 17। तो इसी तरीके से कल ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करेंगे ताकि उनको जो आज के दौर में जो नशा की वबा फैली है उससे दूर रहेंगे। और दूसरी बात है कि अगर नशे के बगैर भी कि ये जिस्मानी वर्जिश जैसे खासकर फुटबॉल में कितनी वर्जिश करनी पड़ती है, कितने एफर्ट्स लगा। Thank youth sports of Anantnag that they support youth fitness, and I want to thank them that people won't be affected by drugs if they will deviate their mind towards the sports, and it's a really good thing for a person to be fit, unlike a person who is consuming drugs. Thank you, and I hope you just stay away from these bad things, and thank you. Hopefully have करना चाहते हैं इन्हीं के साथ स्पोर्ट्स में, जिसके लिए जो आज का दौर है, जो आज की हालत है कि बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, जो ड्रग्स यहाँ फैल रहा है, तो इसी की वजह से कंट्रोल होगा। और बच्चों को एक अवेयर होते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स क्या है, गलत चीज़ें क्या है, ड्रग क्या है। तो बस इसमें हम इतना कहना चाहते हैं कि सब बच्चे जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए कि स्पोर्ट्स में इनको हिस्सा देना चाहिए। और बच्चों को भी मैं कहता हूं कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर हर स्पोर्ट्स में, हर इवेंट में, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज की दरों में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सरकार के इस फैसले को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है। वहीं पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता की कमर महंगाई से टूटती जा रही है और साथ ही उन्होंने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन बंद करने की भी निंदा की है। कांग्रेस सचिव संजीव शर्मा पांडे ने पत्रकार वार्ता कर सरकार से पेंशन के लिए सुविधाएं और दस्तावेज आसान बनाने की अपील की है ताकि बुजुर्ग लोगों को राहत मिल सके। आम इंसान के ऊपर जो आगे ही महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है उसके ऊपर एक और कड़ा प्रहार है। ये एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देते जा रही है और दूसरी तरफ समाज के वो लोग बुजुर्ग हैं, विधवा बहनें हैं, विकलांग भाई बहन हैं, उन सब की जो एक कांग्रेस की सरकार के समय से जो एक
पेंशन चलती आ रही थी, 1000 रुपया जो महीने का उनको मिलता था, कई लोगों के लिए वो एक बड़ा सहारा था, बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ी वो राहत थी। सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए वो सारी की सारी पेंशनें बंद कर दी। उसके लिए बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ जो सरकार ने खड़ी कर दी, और सबसे बड़ी जो एक उसमें जो फॉर्मेलिटी है वो बीपीएल राशन कार्ड है। बीपीएल राशन कार्ड जो बनाने के लिए एक आम इंसान, एक बुज़ुर्ग जो दंपति है जिनका आगे कोई बच्चा नहीं है या जिनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए उसके लिए रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उनकी जो परमिशन लेनी पड़ती है, तो इतने दफ्तरों के चक्कर वो कैसे लगाएंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी अगुवाई आज केंद्र के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही गरीबों की भलाई है? लोगों को उम्मीद थी कि 1000 के बदले 2000 रुपया की जाएगी, कोई 3000 की बात करता था, लेकिन आपने जो 1000 जो उनका एक जो सहारा था, जो उनको एक उम्मीद रहती थी कि हर महीने बैंक का जाना, वहाँ पे 1000 रुपया मिलना, वो 1000 रुपये में ही अपना जो महीना निकाल देते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे दफ्तर के अंदर यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग आते हैं, किस तरीके से रो रो के जाते हैं, बुरा हाल है उनको एक बड़ा सदमा लगा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितनी जल्द से जल्द हो सके ये पेंशन, जो पुरानी पेंशन जो लगी हुई हैं, सोपोर के बस स्टैंड व्यापारी इस समय पोल्ट्री दुकानों से निकलने वाले कचरे से काफी चिंतित हैं। उनके अनुसार ये कचरा बाजारों में दुर्गंध फैला रहा है और जल निकासी को भी बाधित कर रहा है, जिससे उनकी आय पर भी असर पड़ता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कचरे के उचित निपटान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपील की। दुकानदार बस दुकानदार बेमार वसान अड़ पे बेमार बे मेन मसल अमुक कि हम कॉकर वोट त्रावान कीर सनिस बतस नान टोटली छोट बड़ी बार किम करो तो करो क्या हुकम सस्ते मज गसान कहें डस्टबिन अगर कॉल अगर त्रावान सुबह मुश्क टोट तुम दुकान नश क्राट कोथा खरीदार दरान कहें हत्या कि कत लड़ाई छोटिस बारस मज कीर नान दुकानदार बिस्किनदार कहें छोटा घर पे छोटस तम ये दुकानदार सोन हत्या कि कॉलोनी पे नहरपार पे चौक पे छोट डस्ट कर जमा तुम दुकानदार तेल कर शट डाउन तो आई कत सान अयाल चार कर बाकी दुम मसल ड्रेन पतम 3 वरी सफर करान अब किन ड्रेन बनो खपर वारिया लट हुकूम क्या अपील कर ड्रेन बना सान खतर कि नाली कम से नाली बुत कर ब्लॉक अगर नाली करान यल मेहरबानी कर आब गए सोन सर तथ त्रावान नबर यह आब इन रेड वाले इजा दुकानदार नमो तो नमो पे आब त्रावान ड्रेन मज आब दुकानदार लड़ाई कर दुकानदार मेहरबानी तुम वसात चलने वसात कतो हुकूम सन गुजारिश क्या बना ड्रेन या नाली खोलान बुत यह आब गए तथ गार्बेज यह जाए रोज कर चलान तकरीबन दुकान हथ मार मतलब अना सलम मतलब कॉलोनी पे चौक पे अना त्रावान यथ जाए मिसाल ये सुन बत अदर पे सोदी ग तीर ग बत सिंदस मज मिसाल पत ग मतलब अमिच कम ग कम मिसाल अत ग एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल थवन कि दिवान ऑलरेडी टैक्स प्रत कुछ चीज दिवान टैक्स दुकान पन चार्जस मगर पे अत ख्याल थवन सन मतलब ना रोजगार
सन दुकान गो हालत गार्बेज चूच पे मुलाजिम एवेलेबल न कह चीज तम कत जमा। अवामी इत्तेहाद पार्टी सोनावारी प्रभारी तंजील अहमद ने उत्तरी कश्मीर बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। तंजील अहमद ने कहा कि हम सोनावारी की जनता के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें वोट किया। तंजील ने कहा कि हम सोनावारी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सोनावारी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी और अन्य बुनियादी मुद्दों पर काम करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के वोटर्स ने हमें बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दिलाई। उसके बाद मैं शुक्रिया हर किसी उस बंदे का अदा करना चाहूँगा जो हमारे साथ खड़ा रहा। ओवरऑल मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि लोग जितने भी है यहाँ पे आप 18 लाख वोटर्स है अप्रॉक्सीमेटली, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये जीत दर्ज करवाई। तो असेंबली इंतखाबात की मैं बात करूँगा कि लोगों को पता है कि हमें कहाँ जाना है, किस साइड में जाना है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, उन्होंने अपना काम किया यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त लोग उनसे उतने मुतासिर हैं जितने होने चाहिए। मैं उन लोगों को भी दावत देना चाहूँगा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जो उनके हेड्स है और जो ये काम कर रहे हैं, मैं उनको भी दावत देना चाहूँगा कि मिलजुल के अगर हम लोगों का काम करें ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। एज AIP पार्टी का मेंबर मैं ये बात कहूँगा कि हमारा प्राइमरी फोकस है लोग। मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने लोगों के लिए काम किया होता मुमकिन है आप इस वक्त जीत जाते, बट आपने लोगों के लिए काम नहीं किया, यही वजह है कि आपकी इतनी बड़ी हार दर्ज। चलिए, आप बेसिक नीड जो पानी की है हमारे सोनावारी में, मुझे नहीं लगता है कि एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है लोगों के लिए। जो पीने का साफ़ पानी है वो अवेलेबल नहीं है। इसकी मिसाल आपको ये मैं सेट करूँगा कि आपने देखा होगा परसों नौगाम के लोग भी निकले हुए थे, और यहाँ पे भी कुछ एरिया है जहाँ पे हमें कंप्लेंट्स आ रही है कि बच्चों में बीमारी यानी जॉन्डिस उसका इंकशाफ हुआ है अभी, आज से लेके आप चलिए 1-2 दिन पहले। बट हमने एडमिनिस्ट्रेशन से उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने उसके लिए राब्ता कायम किया, तो उन्होंने हमें एश्योर किया हम जल्द से जल्द ये करेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे काम हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि पानी तो डेली बेस की यूटिलिटी है, और आज का आप टेम्परेचर भी देखिए कितना हाई जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ये प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो लोगों को ये फराहम करें। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।